नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कल के सदन की जो कार्रवाई हुई लोकसभा की उसकी। और उस कार्रवाई में वो कहावत जो हमने सुनी है कि शेर आया और कल भी एक शेर आया, लेकिन शेर आने के बाद में जो है वो मैदान छोड़ के वापस चला गया। और अक्सर ये देखा जाता है कि राहुल गांधी जब भी आते हैं, तो आते ही जो है उनका जो स्पीच शुरू होता है वो होता है डरिए मत। और कल भी ऐसा ही हुआ, उनके वर्ड थे कि डरो मत। लेकिन उसके बाद में वो महिला आरक्षण बिल पे बोलते-बोलते उनका जो मुद्दा है, वो मुद्दे से जो है वो सदन में जो चर्चा चल रही थी वो महिला आरक्षण की, लेकिन उसके बाद में जो मुद्दा है वो ओबीसी पे चला गया। और ओबीसी पे जाके जो है वो सेंसस जनगणना पे जाके जातिगत जो जनगणना थी उसके ऊपर जाके और फिर लास्ट में जो है वो एंड हो गया, सम अप हो गया। लेकिन जैसे ही वो सम अप हुआ और उसका जवाब देने के लिए जो है अमित शाह जब खड़े हुए, तो अमित शाह के खड़े होते ही जो है वो राहुल गांधी मैदान छोड़ के, जो हमेशा से उनकी आदत रही है, चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, चाहे इससे पहले भी हमने सदन की कार्रवाई देखी, बहुत कम मौके होते हैं जब राहुल गांधी जो है वो अपना वक्तव्य रख के और फिर उसके बाद में जो है वो वहां से जो है निकल जाते हैं। और कल भी ऐसा ही हुआ, लगा था कि वो बैठेंगे, लेकिन जैसे अमित शाह खड़े हुए उनको लगा कि अब जवाब जो है वो करारा मिलने वाला है, तो वो जो है मैदान छोड़ के निकल लिए। लेकिन अब इसका हम विश्लेषण भी करते हैं कि ऐसा क्या क्या चीजें हुई घटनाक्रम, पहले हम उसी की बात करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो 2024 की नहीं, कल सदन में जो है उन्होंने जो महिला आरक्षण जो बिल पेश किया था और लोकसभा में जो पास हुआ है, उससे जो है वो 2029 का अपना रास्ता जो है वो भी साफ कर लिया है। कैसे किया है वो भी हम इससे चर्चा में जो है वो समझेंगे। तो सबसे पहले राहुल गांधी के जो कल के जो अगर स्पीच को देखें, तो कल उन्होंने एक स्पीच दिया था और उसमें जो है अमित शाह का जवाब भी आया था और वो बड़ा व्यंग्यात्मक भी था, जो राहुल गांधी को मेरे को लगता है कि उनको रुक के वहां पे सुनना चाहिए। और जवाब ये था कि जब उन्होंने ये बोला कि ओबीसी की जब बात चल रही थी, तो उनका ये था कि जो सरकार को जो 90 जो सेक्रेटरी चला रहे हैं, उनमें ओबीसी के 3 सेक्रेटरी है। उन्होंने एक नई बात ये निकाली। और अमित शाह ने जब ये जवाब दिया तो उनका जवाब ये था कि उनको पहले ये पता होना चाहिए कि सरकार जो है उसको जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है वो चलाते हैं, ना कि 90 सेक्रेटरी। और फिर उसके बाद में उन्होंने जवाब दिया कि उनकी पार्टी में अभी भी जो है वो 30% जो है वो ओबीसी के सांसद है। और 30% के आसपास जो ओबीसी के सांसद है, ये पहली बार जो है वो संसद में हुआ है लोकसभा के पटल के ऊपर। अब इससे जब बात आगे बढ़ी, फिर उसके बाद में चर्चाएं हुई, लेकिन राहुल गांधी मैदान छोड़ के चले गए। चर्चा हुई, चर्चा के बाद में जो है वो बिल पे वोटिंग हुई और वोटिंग में जो है इस महिला आरक्षण बिल को 454 जो वोट इसके पक्ष में पड़े और 2 वोट जो थे इसके विपक्ष में पड़े। तो 454 वोटों के मुकाबले 2 वोटों के मुकाबले 454 के उसमें मतों से जो है ये बिल लोकसभा में पास हो गया। इसके अलावा जब सोनिया गांधी भी जब बोल रहे थे, तो सोनिया गांधी के बाद में निशिकांत दुबे आए और निशिकांत दुबे के आने के बाद में जो है इस निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी के ऊपर तीखा हमला किया। और ये हमला क्यों हुआ उसको भी हम समझते हैं। जब सोनिया गांधी जब भाषण दे रहे थे, इस पे वक्तव्य दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन साथी राजीव गांधी का एक सपना था। तो राजीव गांधी का जब ये सपना था, तो उसके बाद में जब इसके फैक्ट्स पे जाते हैं, तो उसके बाद में जब वीपी सिंह की सरकार थी, तो अपोजिशन पार्टी में जो है वो कांग्रेस थी और कांग्रेस ने जो है वो इसका विरोध किया था। जब वीपी सिंह ने इसको लाने की कोशिश की, तो वीपी सिंह के जब सरकार इसको लाने की कोशिश कर रही थी, तो कांग्रेस की सरकार जब अपोजिशन में थी तो उन्होंने इसका विरोध किया था। उसके बाद में 1996 में जब ये बिल आया, तब भी इनके सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया। लेकिन उससे आगे हम चलते हैं, निशिकांत दुबे ने एक खास जो बात थी उसके ऊपर सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की, और वो था कि जब ये मनमोहन सिंह यूपीए 1 की जो टर्न था, उसके बाद में जब ये लेके आया इसको संसद में बिल को, तो ये राज्यसभा में लाया गया था, लोकसभा में नहीं लाया गया। और राज्यसभा में जब लाया गया था, तो इसमें जो है वो काफी तीखी बहस हुई थी और खुद सोनिया गांधी जो है वो वेल में आ गई थी कॉलर पकड़ने के लिए। ये एक बहुत बड़ा जो है वो सोनिया गांधी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया और उसके बाद में उन्होंने बोला कि बात धक्के मुक्की तक आ गई और मार्शल तक को आना पड़ा। और उसके बाद में जब ये लोकसभा में बिल नहीं आया, तो 2013 में जब इनकी यूपीए की सरकार चली गई, तो ये बिल जो है वो स्वतः खत्म हो गया, गिर गया। और हुआ भी यही था, वास्तविकता इसकी यही है। और उसके बाद में अभी जो बिल आया है, उसका क्रेडिट जो है वो कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो नया बिल है वो नरेंद्र मोदी सरकार लेके आई है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये काफी जो है वो कल के दिन का जो है वो पूरा घटनाक्रम का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको बताने की कोशिश की।
और वो इसलिए बताना जरूरी हो जाता है कि जब भी खास मुद्दों पे कोई बहस होती है तो राहुल गांधी जो है वो इसको कहीं ना कहीं हम देखें तो वो ऐसा किसी मुद्दे को जो है वो थोड़ा सा भटका के कुछ छेड़ के एग्रेशन में आके और फिर उसके बाद में खुद मैदान छोड़ के वहां से चले जाते हैं। तो अब ये क्या मैसेज देना चाहता है और जनता क्या समझना चाहती है इस मैसेज इस वहां से उनका छोड़ के जाने का, वो जनता खुद तय करेगी। ये हमारा काम नहीं है। लेकिन साथ में अगर हम इसका विश्लेषण करें कि महिला आरक्षण बिल जो विशेष सत्र में लाया गया, इसका नरेंद्र मोदी को जो है वो क्या फायदा है, क्योंकि कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही थी कि पिछले 9 साल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ये बिल जो है वो क्यों नहीं लेके आई। अगर उनसे कोई ये पूछे कि 27 साल में आपने जो बिल लेके आया उसको पास क्यों नहीं करा पाए, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हो जाती है। लेकिन खैर, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेके आई है नई संसद में, और नई संसद अगर हम देखें तो संविधान में यह प्रावधान था कि पहले भी जो है जब सिफारिश की गई थी कि नया संसद भवन होना चाहिए 2026 तक, उससे पहले जो है नया संसद भवन जो है वो बन के तैयार हो गया। अब नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी, तो नए संसद भवन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देश की आबादी बढ़ने के साथ में जो है वो लोकसभा की सीटों का पुनर्वालोकन करके और सीटें बढ़ाने का भी एक जो है वो पूरा संविधान में जिसको कहते हैं कि संशोधन करके इसको किया जा सकता है। ये प्रावधान पहले से रखा गया है। अब हम बात करते हैं इस क्रोनोलॉजी को यहीं से समझते हैं कि अब जो नई विधानसभा बनी है उसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है, और सीटों की संख्या बढ़ेगी, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर बढ़ेगी, लोकसभा क्षेत्र अगर विस्तार किया जाएगा तो डेफिनेटली उन स्टेट में किया जाएगा जहां की पॉपुलेशन लगातार तेज गति से बढ़ रही है। और तेज गति से अगर हम बात करें, जैसे लोकसभा में अगर महिलाओं को 33% जो अगर आरक्षण दिया जाता है तो लगभग जो है वो 180 से 181 सीटों पे जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती है। तो 181 सीट जब महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती है तो फिर कितने सांसद है जिनके टिकट कट जाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन इसको हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि 181 सीट कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संसद में 181 सीटों के आसपास या 150 सीटें जो है वो बढ़ाने जा रही हो संशोधन करके। और अगर इस सिचुएशन में ऐसा किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का जो पहले से अगर होल्ड की अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया के जो मेजर जो स्टेट जो पॉपुलेशन वाले हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हम गुजरात की बात करें, आसाम की बात करें, तो पहले से ही वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा है मध्य प्रदेश में। और यहीं पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होल्ड है, और यहीं पे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि अगर एक एक स्टेट में अगर यूपी में 30 से 40 सीटें भी अगर बढ़ती है तो वहां पे आपको तुलना करनी पड़ेगी कि कांग्रेस को वहां पे कितने वोट बैंक है और बीजेपी का वोट बैंक में कितना शेयर है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो 2024 का नहीं, 2026 तक माना जा रहा है कि आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि लोकसभा की सीटें जो है वो बढ़ा दी गई है। और उस स्थिति में जो है दक्षिण भारत के मुकाबले अगर सीटें बढ़ेगी तो वो उत्तर भारत में ज्यादा बढ़ेगी, और उस स्थिति में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर भारत में होल्ड ज्यादा है, तो उनके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए ये बात जो है मैंने वीडियो के शुरू में कही थी कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो 2024 नहीं 2029 के लिए अपना जो है वो रास्ता तैयार कर लिया है, एक रोड मैप जिसको हम कहते हैं जीतने का। और उसके बाद में हो सकता है 2034 तक भी ये रहे, तो आने वाले 15 से 20 साल तक जो है वो उन्होंने अपना पूरा एक प्लान तैयार कर रखा है। दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो केरला हो गया और जितने भी जो स्टेट है उन्होंने जो है वो पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया है। और उस स्थिति में अगर वहां पे जैसे अगर लोकसभा की सीटें बढ़ती है तो 2 सीटें बढ़ाई जा सकती है, 4 बढ़ाई जा सकती है, या मैक्सिमम जो है वो 5 बढ़ाई जा सकती है। और अगर आप यूपी से इसका मुकाबला करें तो यूपी में लोकसभा की सीटें अभी जो है वो 80 है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की अबाउट 60 सीट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। और उस स्थिति में अगर पॉपुलेशन आबादी के हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है वो लगातार जो है वो सबको लीड कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे अभी बना हुआ है। तो उस स्थिति में अगर यहाँ से 30 से 40 सीटें भी अगर बढ़ती है तो इसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। तो ये एक जो है ये इस जो पूरा मुद्दा था महिला आरक्षण का, क्योंकि बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि नया विशेष सत्र जो नई संसद में विशेष सत्र होगा उसमें वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आने वाला है, लेकिन अभी तक जो है वो 3 दिन की जो संसद में हमने कार्रवाई देखी उसमें ऐसा नहीं हुआ। तो ये मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि ये पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल नहीं होने के पीछे मैंने कारण दिया था कि लोकसभा के साथ में जो है पहले राज्य विधानसभाओं को जो है वो भंग करना पड़ेगा, और विधानसभाओं को भंग करने के बाद में जो है वो राज्यसभा का जो कार्यकाल जो 6 साल का है उसको 5 साल करना पड़ेगा। तो ये अभी फिलहाल जो है ये संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है बाद में इस पे कमेटी बनाई है तो बाद में इस पे चर्चा हो, लेकिन
महिला आरक्षण जो बिल है उसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि एक तो ये 27 साल से लटका हुआ था और नरेंद्र मोदी जो है वो पिछले, अगर हम देखें जब से 2014 के बाद में इनकी सरकार बनी है, तो उसके बाद में हमने देखा है कि महिलाओं के लिए जैसे उज्ज्वला योजना, तो उसमें जो है सबको गैस कनेक्शन जो है वो फ्री में दिए गए। अब अगर कोई मेरे जो जिसको कहते हैं कि जो मोदी विरोध वाले जो लोग हैं अभी इसको देख रहे होंगे, तो उनको लगेगा कि गैस जो है वो बहुत महंगी थी, लेकिन इसके साथ में जो है उन्होंने महिलाओं के लिए जो है वो शौचालय स्वच्छ अभियान चलाया। तो ये जो है महिलाओं के लिए जो किए हुए प्रयास थे, अब इन्होंने एक और जो है वो महिलाओं के लिए जिसको कहते हैं कि एक बड़ा अच्छा बिल जो है वो पेश किया। हालांकि इसमें ओबीसी, एससी, एसटी की जो बातें चल रही है, तो अमित शाह ने ये तीखा हमला करके पूछा भी था कि आप हमें बताएं कि आपने जो है वो एससी, एसटी को कितने टिकट दिए और ओबीसी को जो है वो कितने टिकट दिए। तो वहां पे आके जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर भी जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, अभी सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी की है, तो सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए। तो सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने 60 से 70 साल तक इस पे राज किया, तो उन्होंने ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने जो है नई संसद का भी विरोध किया, आपने जो है वो इस बिल में संशोधन करने के लिए इसका भी विरोध किया, और जब विरोध किया तो आप ही के सहयोगी जो इंडिया अलायंस के जो अभी पार्टनर है समाजवादी पार्टी, उनके जो है मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया उस वक्त। इसके अलावा जदयू के जो है शरद यादव, उन्होंने इसका विरोध किया, और आरजेडी के जो है लालू प्रसाद यादव, तो इन्होंने इसका विरोध किया, और अब यहीं पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इस सिचुएशन में अब इनको लग रहा है कि अगर महिला आरक्षण बिल जो है अगर वो पास होकर लागू हो जाता है और महिलाओं की सीटें बढ़ाई जाती है, तो इसका जो फायदा है, पहले तो सीटें कहाँ बढ़ेगी, क्योंकि अगर ये लागू होगा तो एक चीज तो मान के चलिए तय है कि लोकसभा की सीटें बढ़ने जा रही है, और आने वाले 2 साल में हमें देखने को मिल जाएगा कि 543 से ये सीटें जो है वो बढ़ के 650-700 तक चली जाएगी। और सबसे ज्यादा जो सीटें बढ़ाई जाएगी वो जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां बढ़ेगी, और उस सिचुएशन में जो है वो उत्तर भारत का जो है वो नंबर आएगा, और उस सिचुएशन में जो है वो बीजेपी को फायदा होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। अब जब कांग्रेस की हम बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए आप देखिए उनके पास दोनों स्थिति थी। अगर इस बिल का समर्थन नहीं करते तो भी उनके लिए अच्छा नहीं था, और समर्थन कर रहे हैं तो भी उनके लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे एक मैसेज ये जाता है कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो अपनी इच्छा शक्ति से इस बिल को पास कराया, जो कि 27 साल से लटका हुआ था। तो इसका सीधा जो क्रेडिट है वो इसको जाता है। दूसरा, अगर वो विरोध करते हैं तो फिर ये मैसेज आता है पब्लिक में कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कतई नहीं चाहती कि ये बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो, इसलिए जो है इनकी जो मंशा थी वो पहले से ही ठीक नहीं थी, इसलिए 27 साल में इस बिल को पास नहीं करवा पाए। तो ये दोनों चीजें जो है वो इनकी दुविधा बनी हुई थी, और उस दुविधा में जो है सोनिया गांधी ने भी स्पीच दिया, हमने देखा, स्मृति ईरानी भी ने भी दिया, निशिकांत दुबे ने भी दिया, इसके अलावा नरेंद्र मोदी पहले आके वक्तव्य अपना रख के गए, और फिर जब अमित शाह ने भी दिया, तो आपको पता ही है कि क्या चीजें हुई यहाँ पे संसद में घटनाक्रम, क्योंकि हम लोग जो है वो मीडिया से जुड़े रहते हैं, खबरें आती रहती है, कुछ लोग विश्लेषण भी करते हैं, कुछ लोग जो है वो मोदी विरोध का एजेंडा चला रहे हैं, वो अपना विश्लेषण कर रहे हैं, कुछ लोग जो है उसकी तह तक जाके, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि विश्लेषण ऐसा होना चाहिए जिसमें वास्तविकता हो, क्योंकि मैंने पिछला जो एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, उसमें मैंने बात की थी कि इसका जो क्रेडिट है सबसे पहले जो है वो कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, तो कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए। लेकिन सवाल जब उठ जाता है जब उन्हीं के सहयोगी दल जो है वो इसको पास कराने में या इसके लिए वोट बैंक जुटाने में जो है वो असफल हो जाते हैं। जैसे अभी अगर सरकार की हम बात करें तो वो इस बिल को लेके आई, और इस बिल को पास कराने के लिए उन्होंने 454 वोट जो है वो प्राप्त किए। तो ये एक, इससे जो है वो साफ दिखाई देता है कि जो मनसा जो है वो क्या होती है और विजन क्या होता है। उससे पहले हमने देखा कि जब ये यूपीए 1 सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो है वो मार्शल तक को आना पड़ा, तो उस सिचुएशन में ये बिल जो है वो लटक गया, और अब जो है वो क्रेडिट लेने की अपनी अपनी जो है वो होड़ चल रही है, और जनता जो है वो सब लोग देख रहे हैं। तो जनता जो है वो अपना फैसला खुद करती है, और आने वाले कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में मोदी हारेगा, जीतेगा। ये जो है ये जनता के ऊपर हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि जनता सब देख रही है, जनता सब समझती है, और अब जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, यूथ का इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो वो और अच्छे से समझ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। तो 2024 में वो जो फैसला देंगे वही फैसला होने वाला है, ना मेरे कुछ कहने से किसी का जो है फायदा होने वाला है। लेकिन फिर भी जो है आप देखोगे कि कमेंट बॉक्स में कुछ आते हैं लोग जो इस टाइप के होते हैं, उनको लगता है कि हमारी बात हो रही है, तो आप लोग जो है इसका बुरा नहीं माने, क्योंकि ये राजनीति है, और राजनीति में सब कुछ चलता है, सब कुछ जायज है। क्योंकि आपके आंका जिसका आप फेवर करते हो
उनकी भी राजनीति ऐसे ही चल रही है, जो सरकारें हैं उनकी भी ऐसे ही चल रही है। तो ये राजनीति के मुद्दे हैं, इनको राजनीति तक ही सीमित रहना चाहिए, हमें कभी भी इन चीज़ों को लेके पर्सनल नहीं होना चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।